बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ है वो करेंगे एआई के हवाले से। नाज़रीन, मोस्टली हम इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं, जो कि एआई एप्लीकेशंस है, जैसे चैट जीपीटी हो गया या मेटा हो गया या कोई क्रोक हो गया, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं ना, इनको यूज़ करके लोग अक्सर अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ या कुछ ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर करके उसके साथ अपनी बड़ी कोई इस तरह की चीज़ें जो कि उल्टी सीधी वीडियोज़ जो है वो बनवा लेते हैं, ठीक है, एडिट करवा लेते हैं। अब इसमें मोस्टली इशू ये आता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह से आप ये डाटा जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा आपका जो डाटा है वो चोरी होता है। कुछ जैसे मैंने कुछ बड़ी एप्लीकेशंस के नाम आपको यहाँ पर बता दिए हैं, कुछ और एआई के हवाले से छोटी एप्लीकेशंस भी हैं। कुछ ऐसी ऐप आ चुकी हैं जिनके एड्स भी आ रहे होते हैं कि आप जो मर्ज़ी इस एप्लीकेशन के ज़रिए बनाएं, आप वीडियोस बनवा लें, आप किसी की ऑडियो सेम ऑडियो मैच करवा लें वैसी आवाज़ में जो आपका दिल करे। अब आपको पता है जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अगर कोई जो इस दुनिया में अभी नहीं है, हयात नहीं है, उनकी आवाज़ के गाने, कोई भी लेटेस्ट गाना आया हुआ होता है तो वो उनकी आवाज़ में आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे दस्तयाब होता है। आप कहीं पे भी उसको सुन सकते हैं इस तरह से अपने इन ऐप्स में। मगर ये चीज़ें जो है ना, ये कहा ही जाता है कि ये सारी चीज़ें आपका डाटा ले लेती हैं और उसके बाद आपके इस डाटे को आगे बेच दिया जाता है, जो कि डार्क वेब है। ऐसी डार्क वेब के ऊपर आपके डाटा को बेच दिया जाता है जहाँ पर इट्स नॉट सेफ़ फॉर यू, जिसमें आपके अकाउंट्स होते हैं, आपके बैंक अकाउंट्स होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, जो आपके पर्सनल डाटाज होते हैं, वो सारे के सारे फिर लीक हो जाते हैं। और लीक तो लीक, आपके इन डाटा के साथ जो डार्क वेब पे जब ये चीज़ें पड़ी होती हैं, अवेलेबल होती हैं आपकी, तो इससे आपको ट्रेस किया जा सकता है। आपकी जो है ना, इसमें सेफ्टी नहीं है। कहीं आप जा रहे हैं, आपकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। कहीं आपने किसी को नहीं बताना कि मैं किधर हूँ, कहाँ हूँ, कब हूँ, तो ये डार्क वेब से उठा के कोई आपको ट्रैप कर सकता है, कोई आपको किडनैप कर सकता है, कोई आपके 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 ऊपर हाथ डाल सकता है। तो ये चीज़ें सेफ़ नहीं है। इस पर आज बात करेंगे। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, एआई एक्सपर्ट। इनसे इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बताइएगा, ये जो तरह तरह की अब एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, प्ले स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल भी हैं, वीडियोस बनवा लें, ये कर लें, अपनी मर्ज़ी की जो आपको दिल करता है जी। अब ये तस्वीरें जो हैं उसके लिए हम अपनी शेयर कर देते हैं। इज़ इट ऑल सेफ? नहीं, देखें, पिछले दिनों भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल हुई थी जिसके अंदर वो बच्चियाँ साड़ी वाली अपनी एक पिक्चर बना रही थी। आपको पता है वो कितना बड़ा वल्नरेबल एक पूरा अटैक था। वो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। एक्चुअली हम किसी भी ट्रेंड का पार्ट बन जाते हैं। उस वीडियो को पहले एलैबोरेट कर दें, जिन्होंने नहीं देखी वो समझ जाएं। फिर वीडियो नहीं, ये सब ने ना पिछले दिनों एक पिक्चर बनाई है अपनी, कि कोई साड़ी में लड़की खड़ी हुई है कोई किसी तरीके से, तो वो अपलोड करती थी और वो आपको वैसा एक पिक्चर बना के दे देता था, ठीक है। तो एक ट्रेंड बहुत ठीक ठाक पूरी दुनिया के अंदर चला है। पता नहीं कितने मिलियंस और बिलियंस उसके हिसाब से उसकी वो बनी है। लेकिन उससे एक चीज़ सोच के देखें कि आपकी कितनी पिक्चर्स आगे चली गई। देखें, अगर मैंने एक डिजिटल ट्विन बनाना ना अपना, बिल्कुल अपने जैसा, तो सिर्फ 100 पिक्चर्स रिक्वायर्ड है मुझे डिफरेंट एंगल से। उसके बाद आप पहचान नहीं सकते कि इंटरनेट पे ये बंदा ओरिजिनल है या दो नंबर, ठीक है। Really? जी हाँ, आने वाले दिनों में ये चीज़ें और आगे की तरफ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ कि आप इंटरनेट पे क्या डाल रहे हैं, अभी आपने कहा कि डार्क वेब पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अभी आप डार्क वेब को साइड पे रख दें। इंटरनेट पे भी जो चीज़ें रखी जा रही हैं बहुत एहतियात से रखनी है। अब वो भी आपको ट्रैक करवा देती हैं। जैसे एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि सपोज़ करें ये थंब है, मैंने इसको ऐसे पिक्चर के ऊपर ले लिया। अब उसको अगर कोई ज़्यादा, आजकल पिक्चर बहुत अच्छे कैमराज आए हुए हैं, उसको मैं करता करता जूम करता मैं बिल्कुल आपके थंब के इन पोरों तक पहुंच जाता हूं और उसको मैं एडवांस कर लेता हूं। तो इसका मतलब मैं तो आपके थंब से कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, सीरियसली? यानी तो हम तो ऐसे बड़ी ऐसे यूं पिक्चर्स करवाते हैं, तो यूं पिक्चर करवाते हैं, तो यानी अब आप सोच के देखें, क्या कोई बात कर रहे हो किसी वीडियो में। हाँ, मगर वो जो तस्वीरें हैं, क्या उनकी रेजोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसको इतनी क्लोज इम्पैक्ट के ऊपर जाके उसको यानी इतना आप खुद zoom in सोचे, करके अगर उसके थंब को भी, मैंने अपने थंब को भी ये भी कुछ हो यानी आप अपने खुद थंब को भी सोच के कर देखें, सकता है। देखिए एक पिक्चर जो है 48p पे आप ले रहे हैं, उसको कितना जूम करके आप देख लें। आजकल बड़े कैमराज आए हैं, 100x पे पिक्चर ले लें, 200x पे पिक्चर ले लें। तो अगर उसने बिल्कुल करीब खड़े होकर पिक्चर लिया तो वो उसको जूम नहीं कर सकता।
क्या ख्याल है? ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है और आप जो है ना, मैं हुई हूँ, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, ठीक मैं है, हुई हूँ। यानी वो लोग जो है ना पिक्चर ऐसे करके पिक्चर ले रहे होते हैं, सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो हम जैसे जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हम लोग नॉर्मली थंब को अपना साइड पे करके या अपना हाथ फ्रंट पे ना आए या उसको एडिट करके तो पिक्चर फिर लोड करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका जो इमेज आ गया, ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी आंख को नहीं कोई डिटेल में जाके देख सकता? ये मेरे भी छोटी वही बात है, अभी छोटी छोटी सी मिसालें। आंख से क्या होगा? देखें आगे अभी आपका फेस के थ्रू आपका मोबाइल ओपन हो जाता है, जी। आगे चल के आपके रेटिना के थ्रू होना शुरू हो जाएगा। तो रेटिना के थ्रू आपके आपने मूवीज मुझे में लगता है देखा अभी भी आंखें, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है मैं लेंस लगा लूँ तो खुलता नहीं है। या फिर मुझे लोगों को अगर पैसे ट्रांसफर करने किसी काम के लिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने भी लेंस लगाई हुई है, मैं घर जाके ना आपको लेंस उतार के, तो मुझे तो लगता है कि ये तो लेंस रेटिना का है ना इशू, रेटिना की एक चीज़ है ना, तो अगर आपकी आंख के भी वो सारे चीज़ें उसके अंदर ले ले, मिसाल के तौर पे उनको बहुत क्लोज करके, तो वो भी नहीं हो सकता। ये वही बात कि ये ना वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। इसीलिए देखें जूम कॉल्स जो होती हैं, आप कॉल लेते हैं, वहाँ पे अगर कोई बंदा आपकी रिकॉर्डिंग कर ले मिसाल के तौर पे, अच्छा, और उस रिकॉर्डिंग के साथ वो कुछ भी कर सकता है। फिर बड़े लोग होते हैं जो ब्लैकमेल भी हो रहे होते हैं और बड़ा कुछ हो रहा होता है वीडियो कॉल्स के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर हम लोग जो वही अगेन टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि आपने अपने फेस को खड़ा नहीं रखना कभी भी, ताकि आप हिलते रहें, जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाएगा, यानी उसको एक इमेज नहीं मिलेगा। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो डीप फेक पे जो होती हैं, जो वीडियोस आ जाती हैं, जो आपकी ऑडियो फेक्स आ जाती हैं, वो कैसे आती हैं? क्योंकि आप एक ख़ास पिच में बात कर रहे होते हैं, आप एक ख़ास स्टाइल में बात कर रहे होते हैं, और हमेशा डीप फेक, कभी आप वीडियो देखें ना तो उसमें क्या हो रहा होता है, बंदे की 6 उंगलियां नज़र आ रही हैं, ठीक है, बंदा मकड़ी बन के जा रहा है, ठीक है ना। जैसे भी कल परसों की बात है, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि जी एक चीता है, वो ना एक घर के अंदर घुस जाता है, तो एक फीमेल उसको डर जाती है और बड़े जी उस नीचे लिखा हुआ है कि मैंने बड़ी उससे मुकाबला किया इसका, लेकिन जब चीता वापस भागता तब वो फिर शीशा तोड़ के भागता, यानी पहले भी शीशा तोड़ के आता, दोबारा शीशा तोड़ के भागता, ठीक है जी। वो तो ये छोटी छोटी चीजें, या एग्जैक्टली, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें बहुत एहतियात करनी है। यानी आपके सामने कोई वीडियो आ रही तो फौरन उसको शेयर ना करेंगे, ओहो ये क्या हो गया। बहुत सारी डीप फेक आ रही हैं, जैसे वो एक और भी वीडियो आई थी शुरू में कि जी बाइक वाला आ रहा है, देखें बारिश कितनी हो गई है, बाइक वाला नीचे गिर गया, हमें देखते रियल लगती थी वो भी, तो वो डीप फेक थी, वो यानी फेक वीडियो थी। इतना अफसोस होता है मुझे, मरियम नवाज साहिबा को इस तरह से उनकी वीडियो विक्टिमाइज किया गया बेसिकली, इस तरह से बना रहे होते हैं, फिर वेरी बैड, वेरी चीप। मैं यहाँ औरत के लिए आप इस तरह की यहाँ पे ना एक बात कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो मर्जी आपकी यानी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, जो मर्जी हैं, इतने नीचे ना गिरें कि जी बाद में जो है ना बात को आप संभाल ना सकें। देखें जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, एआई एथिक्स या उसको एथिकल यूज करना उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं होता, सही इस्तेमाल, उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उसके लिए और चीजें की जाती हैं। ऐसा नहीं किया जाता कि जी ठीक है मेरे पास टेक्नोलॉजी है अब तो बस मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता जिंदगी के अंदर। यानी आप पूरी दुनिया में देख लें, एआई की पॉलिसीज बन चुकी हुई हैं, ब्लॉकचेन की पॉलिसीज बन चुकी हुई हैं, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जितनी आ रही हैं, इंटरनेट को यूज़ करने की पॉलिसीज़ हैं। वो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया, कल मैं एक सेशन पे था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बात की कि जी जो आने वाला दौर है वो किस तरीके से, यानी कि वो तो जी आप सब कुछ वल्नरेबल हो गया, बिल्कुल हो गया, तो आपको देख के देखें, हमारे लिए नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या शेयर करना और क्या शेयर नहीं करना, इसकी भी नॉलेज हमें, इसकी भी नॉलेज। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक। अच्छा, हम डार्क वेब के बारे में भी बात करेंगे। मोस्टली हम ये कहते हैं कि अपनी तस्वीरें, अपने बच्चों की तस्वीरें, ठीक है, अगर हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी, हम जैसे फेसबुक पे कहीं कोई जगह पे अगर ऐप में अपलोड करते हैं तो वहाँ से वो तस्वीरें चोरी होके डार्क वेब तक भी पहुँच जाती हैं, या फिर जो एआई की एप्लीकेशन जो होती हैं उसके ऊपर भी अगर हम करें तो ये भी सारा डाटा चोरी होके डार्क वेब के ऊपर चले जाता है। और डार्क वेब क्या चीज़ है कि जहाँ पर सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है। अब दुनिया में और भी बहुत से ऐसे केसेस सामने हैं जिनमें उन बच्चों की जो है ना तस्वीरें, जो पिक्चर्स वगैरह हैं, वो डार्क ऐप के ऊपर
दस्तयाब हैं, उधर पाई गई हैं, और वहाँ पर इन बच्चों के साथ, इन बच्चों के लिए बड़ा ख़तरनाक है कि उनको किडनैप किया जाता है, फिर उनको कत्ल किया जाता है। तो ये जो सारी इंक्वायरी है, अभी आपको सही तरीके से यहाँ पे हमारे माहिरीन देंगे। जी बताइएगा। देखें, डार्क वेब एक्चुअली 3 तरह के वेब्स होते हैं। एक है सरफेस वेब, ये जो हम यूज़ करते हैं, जो कि पूरे इंटरनेट का यानी काफ़ी हिस्सा बेसिकली परसेंटेज में आ जाता है, ठीक है। देन आता है डीप वेब। डीप वेब होता है जो कि कोई कंपनी यूज़ करती है अपना इंटरनल डेटा यूज़ करने के लिए। देन आता है डार्क वेब। अच्छा, अब डार्क वेब बिल्कुल ही एक ऐसी जगह है जिसको शुरू में एक आप पहले ऐसे कह लीजिए, मिलिट्री ने, जो यूएस नेवी थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था अपने डेटाज को, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। बाद में कुछ लोग उसको उन्होंने ओपन कर दिया। उसमें जो भी चीज़ होती है वो आप ट्रेस नहीं कर सकते कभी भी। वो हम नॉर्मली कहते होते हैं कि वहाँ पे अगर आपको एक सुई चाहिए, ट्रेस क्यों नहीं हो सकता? ट्रेस नहीं हो सकता बिकॉज वहाँ पे ओरिजिनल जो उनके सर्वर्स हैं ना, देखें, अगर एक यूएस नेवी ने एक चीज़ बनाई थी तो उन्होंने यही सोच के बनाई थी ना कि जी यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स कोई ना पकड़ सके। जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर जिनका हम सब नाम सुनते हैं कि अच्छा ये भी है, जो बड़ा सीक्रेटली काम कर रही होती है। दैट इज कॉल, यानी कि अगर हम उसको सादा जुबान में बात करें, दैट इज सीक्रेट साइड ऑफ अ वेब। वहाँ पे जाने के लिए इवन आपको ब्राउज़र स्पेशल चाहिए। आप वहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक। वो एक आईपी एड्रेस भी ओरिजिनल नहीं होगा हमारा, वहां पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा। अगर आप ओरिजिनल करते हुए पकड़े गए देन ऑब्वियसली अब वो सारा कुछ इलीगल चीजों के साथ जुड़ चुका होगा, तो 2 मिनट लगेंगे आपको गायब होते हुए, ठीक है। तो वहां पे इवन ट्रांजैक्शंस भी जो होती हैं वो आप अपने नाम से नहीं कर रहे होते, इसीलिए वहां पे क्रिप्टो करेंसी की सूरत में पैसे पे किए जा रहे होते हैं या कोई किसी और तरीके से। अब वहां पे एक चीज जो है ना, यानी वहां पे उसके लिए मशहूर है कि सुई से लेकर तो मिसाइल तक आप वहां पे परचेज कर सकते हैं। इसी तरह वहां पे कुछ साइकोपैथ्स की ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे लोगों को कत्ल होते हुए दिखाया जाता है, जहां पे और इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, लोग लाइव बैठ के देखते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने जो भी डेटा, जैसे पाकिस्तान का भी एक डेटा गालबन वहां पे लीक हुआ था, पूरे पाकिस्तान की कुछ आइडेंटिटीज का, जो बड़ी न्यूज़ भी वायरल हुई थी, मैं उसी न्यूज़ का हवाला दे रहा हूँ। तो $25,000 में कितना कि जी वो पूरे का पूरा डेटा मिल रहा था वहाँ पे। तो उस डेटा के साथ क्या कुछ हो सकता, यानी कोई भी बंदा ले ले और जो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं उनको कैसे किसी भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। हमारे यहाँ देखें, मैं एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, बल्कि थैंक्स टू यू ऑल कि आज आप इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली लोग ना इस टॉपिक से बड़ा दूर भाग रहे होते हैं, अच्छा। ठीक है। देखें, होता ये है कि आप अवेयरनेस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई दफ़ा चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता इस चीज़ से बचना कैसे है। या अगर हो जाए तो फिर हम पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। रिसेंटली हमारे एक दोस्त हैं ज़ैन अली कुरैशी साहब, लॉयर हैं, उनसे जो है ना ये बात हो रही थी। वो कहते हैं कि अच्छा, यानी कि अगर कोई केस हो भी जाए ना तो लोग मसलहतन की तरफ चले जाते हैं कि नहीं छोड़ो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं छोड़ो। तो गलत बात है ये। यानी अगर एक चीज़ हो गई तो एटलीस्ट उसको वापस तो ले अपने उस पर हिस्सा तो या अगलों को बचाएं किसी तरीके से। तो हम ना उन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना है। अब अगर हमारा ये जो डाटा है डार्क वेब पे चला जाता है, ठीक है, अब खुदा ना खास्ता बच्चों का या फिर हमारा अपना कोई डाटा जो है अगर नेट पे चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात? देखें, सिंपल है। इसकी मिसाल ना देखें, हमारे जो बड़े थे ना, उन्होंने जो हमें कुछ बातें ऐसी कही हैं जिनके अंदर बड़ी हिकमत है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कॉल है कि जब तक चीज़ बात मेरी ज़ुबान के अंदर है ना तो वो मेरी है, जब मैंने निकाल दी ना तो अब आप उसको जैसे मर्जी ले लें। बेशक मैंने आपकी तारीफ़ की है, ये एआई वो कर रहा है, हर चीज़ वही चीज़ कर रही है अब, ठीक है। आज हम उस दौर में शुरू हो चुके हैं, उन्होंने इतने सौ साल पहले कहा, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है लेकिन इसको आप हर जगह पे जोड़ के देख लें। इसका मतलब हम अपनी चीज़ों को छुपा के रखें, हम अपनी चीज़ों को उतना इस्तेमाल करें जितना करना चाहिए, उतना शेयर करें जितने, जैसे माशाल्लाह आप पब्लिक फिगर हैं, लोग जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी इंफॉर्मेशन देनी है आगे ये आपके हाथ में, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ तो वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ बनी, फैमिली व्लॉगर्स बने हुए हैं और बहुत बेतहाशा लोग हैं, वो अपने घर की तमाम चीज़ें दिखा रहे थे। उनको नहीं अंदाज़ा कि इनके साथ क्या हो सकता है, बिकॉज उनको शौक है, उनके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं। फिर जब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, फिर जी हमने यूट्यूब भी छोड़ दिया, हमने ये भी छोड़ दिया, हमने वो भी छोड़ दिया, माफ़िया मांग रहे हैं,
क्यों? आप उस एज तक जा ही क्यों रहे हैं असल में? यानी आपने अपने घर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखा देते हैं लोग। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप अंदर से घर को दिखा रहे तो चोरी डाके का बहुत ज़्यादा चांस ज़्यादा बन जाएगा कि कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा बंदा किधर बैठता है, कौन किधर बैठता है। सारा कुछ तो बता रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मगर कोई कुछ तो होगा ना, ऐसा कोई रास्ता होगा कि अगर हमारी चीज़ें डार्क वेब पे चली जाए, खुदा ना खास्ता, और कुछ ऐसा कुछ हो गया, डार्क वेब पे हमारी वीडियोस चली गई हैं, फिर? मैं वही बात कर रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं है। इंसान का डेटा पता है कब लीक होता है? जब इंसान खुद चाहता है। जैसे इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपको एक लिंक आता है, ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा दूसरी तरफ जाएगा। आपको ओटीपी आता है, हाँ। वो ओटीपी जब तक आप फोन पे उसको नहीं देंगे ना तो आपका मोबाइल हैक नहीं हो रहा है, आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस पूरी चीज की वजह खुद हैं। हर जगह पे हम कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर हमारा एक रोल है। जैसे आप अपना डेटा दे रहे हैं, हाँ। ठीक है, इसी तरह आपको देखें, आपको एक लिंक आया कि जी आपका टीसीएस से कोई या किसी भी उससे जो है ना वो आया हुआ है, या जी किसी बैंक में आपके इतने पॉइंट्स पड़े हुए हैं, इस पे क्लिक करें, मुझे आपका घर नहीं मिल रहा, मैं आना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने डिलीवरी करनी है जी, इस पे क्लिक करें। तो क्लिक करना ज़रूरी है। इसी तरह ईमेल जिस तरह हुआ करती थी ना पहले दौर में, तो ईमेल आती थी, अच्छा जी आपका पता नहीं कौन सा रिश्तेदार कहाँ मर गया, उसने इतने $1 मिलियन आपके लिए छोड़ दिए, अफ्रीका के पता नहीं क्या चिंगमिंग पाओ पता नहीं क्या करके उसका नाम लिखा होता था, ठीक है, जो हमसे पढ़ा भी नहीं जाता था। जी आपकी ब्लड लाइन उससे मिलती है, तो हमारे जैसा बंदा सब यार अफ्रीका हम कब गए थे, वाकई, ठीक है, जिसकी ब्लड लाइन अब देखे, खुद सोच के देखे इस बात को। वहां पे जब आपने उसको रिप्लाई कर दिया, उसने कहा इस लिंक पे क्लिक करें, बंदे ने लिंक पे क्लिक किया, अब आपके सारे पासवर्ड उधर जा चुके हैं, ठीक है। अब उसी तरह एक चीज और सोच के देखें, तो पासवर्ड इस तरह चोरी होते हैं, जी हाँ, एक लिंक रिक्वायर्ड है सिर्फ। अच्छा, कुछ अभी ऐसी तरह भी अभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे गूगल भी ना आपको ट्रैप करके बता देता है कि आपके पासवर्ड जो है वो कहाँ कहाँ पर पड़ा हुआ है, डार्क वेब पे कितनी कितनी जगहों पे पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली कोई बंदा अगर उसको इस तरह से सर्च करे तो वो तो ब्रीच का उसको पता चल जाएगा कि यहाँ जी हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली ये। अब इन्होंने एक ना डबल ऑथेंटिकेशन एक चीज़ निकाली हुई, हाँ। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि सपोज कर लें आप, अब मैं सबको यानी कि आपके प्रोग्राम के उससे कहता हूँ, बल्कि आप भी कहिएगा, आपकी ज़्यादा मानते हैं सारे, कि जी डबल ऑथेंटिकेशन अपनी तमाम चीज़ों पर लगा दें। यानी अगर जीमेल है, फेसबुक है, कोई उसको हैक करने की या लॉगिन करने की कोशिश करता है ना, तो आपको उसकी लोकेशन प्लस जो है ना वो आ जाती है कि जी ये यहाँ पे, जैसे मुझे पिछले दिनों फेसबुक किसी ने मेरा हैक करने की कोशिश की तो उस पर लिखा हुआ आ गया कोई उकाड़ा से कर रहा, ठीक है, मुझे यानी बकायदा ईमेल आई है, या कोई जीमेल करने की कोशिश करेगा जी यहाँ पे बैठा, अगर नीचे लिखा उस पर आ जाता है कि अगर आप ये नहीं हैं, यानी इवन आपने भी किसी डिवाइस दूसरी पे जाना ना तो आपको एक मैसेज भेजेगा वो कि जी आपके पास ये 3 फोन्स हैं, मैंने इस फोन पे ये वाला डिजिट भेजा, मुझे बताएं क्या डिजिट है वो। अब वो डिजिट आप जैसे क्लिक करते हैं तो वो आपको साइन इन करने देता है। तो ये कुछ चीज़ें अपने उसमें अपने ना लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। वो हम इजीनेस के चक्कर में छोड़ो, डबल ऑथेंटिकेशन कौन देखेगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ज़रूरी हो गई है। तो इनका पार्ट बने रादर देन कि हम कहें नहीं 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 हम तो बहुत सेफ हैं जी। देखें जितना डेटा आपका ऑनलाइन जा रहा है उतना ज़्यादा वल्नरेबल होता जा रहा है, और जितना डेटा आप शेयर करेंगे आप भी पर्सनल लेवल पे उतने वल्नरेबल हैं। यानी इवन आप खुद सोच के देखें कि एक बच्ची की मल्टीपल यानी एजेस की वीडियो आप डाल दें, आपके ख्याल में एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी ये जनरेट नहीं कर सकती कि 50 साल बाद वो बच्ची कैसी लगेगी। यानी आज आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को चलता हुआ दिखा रहे हैं, बोलता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं लगता पॉसिबल है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारी आगाही की है, एक्सप्लेन भी किया है। हम लोगों को एंड में ये कहना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते अपना जो प्राइवेट जो आपका डाटा होता है, जो आपके अपनी चीज़ों को आप अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। अच्छा, मैं तो बोलते हुए भी अजीब होती हूँ क्योंकि मैं भी खुद कभी कभी फ़रहाल की जो है ना पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करती हूँ, मगर अब मुझे डर लग रहा है इन चीज़ों से, जो हालात चल रहे हैं मुझे भी घबराहट हो रही है। तो ये जो घबराहट है इसका हल यही है कि हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों की और अपनी ऐसी पिक्चर्स जो प्राइवेट लाइफ है उनको हम प्राइवेट ही रखें, प्राइवेट लाइफ को आगे जो है ना इन्हांस ना करें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है मियाँ बीवी के दरमियान के झगड़े। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ जाते हैं तो या तो मार कुटाई तक पहुंच जाते हैं या फिर तलाक की नौबत आ जाती है। और मोस्टली जब ये मार कुटाई की नौबत आती है तो उस टाइम पे ये गालम गलौज, ये बदतमीज़ी, ऊंची आवाज़ में बोलना, एक दूसरे को धमकाना, एक दूसरे को डराना, एक दूसरे को ताने मारना, मीने मारना, और ख़ास तौर पे जब लड़की के घर वालों को या उसके माँ बाप को इन्वॉल्व करके उनको गाली दी जाए उनकी नॉन प्रेजेंस पे, और इसी तरह लड़की लड़के के घर वालों को, माँ को ताने और बुरे लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए ना लड़के को टीस करती हैं। तो इस तरह से जो मोस्टली झगड़े हैं वो उनमें मज़ीद आग लगती है और फिर बात तलाक तक आ जाती है। तो क्या हम इस सलूशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि जब मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह से आग भड़क रही है और बच्चे भी देख रहे हैं, घर का माहौल देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं और आवाज़ें जो हैं घर से बाहर गूंज रही हैं, तो क्या इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा जो है उनको सेटल किया जा सके, और कोई ऐसी ट्रिक्स, टेक्निक्स, कोई टिप्स जो है कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं कि ज़रा कुछ ऐसे सिचुएशन में आके कि एक दूसरे के सामने चुप हो जाएं, कि थोड़ी उसकी मान लें, थोड़ा उसका सुन लें, ऐसे क्या हम कुछ कर सकते हैं कि जिसमें हम लोगों की रहनुमाई के लिए आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नाजिश हबीब साहिबा जी, माहिर नफ्सियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे शो पे आती रहती हैं और आज इस ख़ास मौजू के लिए हमने इनको चुना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग प्रिटी माशाल्लाह, थैंक यू प्लेजेंट। सो मच। तो इसी टॉपिक को हम शुरू करते हैं आपके साथ। पाकिस्तान में जो ये हमारे माशरे में जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, ठीक है ना, इसकी आम वजूहात क्या होती हैं? पहले तो ये बयान कर दीजिए कि फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हम शुरू से ही देखेंगे कि जब लड़की ब्याह के घर आती है तो अब लड़की एक 20 साल 25 साल या जब भी उसकी शादी हुई है वो एक ख़ास माहौल में रही है और उस माहौल के रवायात हैं और उसी के उसमें जो भी उसने सीखा है, जैसे कि अगर उनके माहौल में एक्सप्रेशन का था कि भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, लेकिन अब जब वो ब्याह के एक और घर में आई है तो वहाँ एक डिफरेंट माहौल है। तो जब वो घर वाले अगर मसलन जॉइंट फैमिली में है तो ससुराल वाले अगर ये एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि वो फ़ौरन बच्ची जो है वो एकदम से अपना सारा कुछ भूल के और हमारे माहौल में एकदम ऐसे चुटकी बजा के एडजस्ट हो जाएगी, वहाँ से ही वो बुनियाद पड़ जाती है झगड़ों की कि हर चीज़ में उसको कहा जाता है रोक टोक, तो थोड़ा सा उसको टाइम दें। सिमिलरली अगर हम देखें कि लड़की का भी हम देख लें कि सारा कुछ हम ससुराल वालों पे और लड़कों पे ना डालें, अगर लड़की भी एक ख़ास किस्म के कुछ मतलब बिलीव्स लेके आ रही है अपने घर के अपने ससुराल घर या मियाँ के साथ कि जी मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं फ़ौरन से ये चेंजेस ले आऊँ और मैं तो ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूँगी, तो इसको कहते हैं इरेशनल बिलीव्स, यानी गैर हकीकी कुछ अकायद, वो जो मतलब अब फ़ौरन आके आप एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते। अब जब वो ये सोच के आएगी वहाँ पे तो भी झगड़े होंगे। तो पहले तो हमने देखना है कि हमने टाइम देना है, ससुराल वालों ने लड़की को और लड़की ने भी टाइम देना है अपने हस्बैंड को, ससुराल वालों को, कि एक वक्त आएगा जब मैं भी अपने तरीके से मतलब ज़िंदगी गुजार सकूँगी, कुछ मैं इनको सिखाऊंगी और कुछ इनसे सीखूँगी। तो इस बिलीफ के साथ अगर एंटरिंग हो इनटू द मैरिज तो ये झगड़े होने की नौबत थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, हमारे वहाँ ये भी कहा जाता है ना कि जैसे जब लड़की शादी करके आती है तो इनकी बात सुनो, ये बड़े हैं, इनका एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस में और उम्र में थोड़ा सा फ़र्क भी होता है ना, जो एज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एज आपका एक्सपीरियंस भी हो। अब वो लड़की अगर डॉक्टर है या जॉब कर रही है और उन्होंने एग्री भी किया कि वो शादी के बाद काम कर सकती है, उसको पढ़ाई कंप्लीट करनी है, शादी के बाद वो पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, तो अगर उसके बाद एकदम से उसको शादी के बाद प्रेशर किया जा रहा है कि नहीं तुम घर देखो, घर संभालो, सारा कुछ करो और पढ़ाई छोड़ दो और काम छोड़ दो, तो फिर बात आ जाती है कि ये जो बड़ी हैं तुम्हारी, ये जो घर में बड़े हैं, इनका एक्सपीरियंस है, जो कह रहे हैं वो सुन लो। तो एक्सपीरियंस में और बड़े उम्र होने में फ़र्क होता है। तो बड़े हैं तो एहतराम तो वो लड़की कर सकती है, उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकती है बड़े होने की वजह से, क्योंकि उनकी एज बड़ी है, मगर उनके एक्सपीरियंस में उस लड़की के एक्सपीरियंस में हो सकता है बहुत फ़र्क हो, क्योंकि वो जिस तरह से उसने सफ़र किया है, पढ़ाई की है, जो उसने जॉब की है, जो उसका एक्सपीरियंस वो डिफरेंट है। वो जो उसकी सास है वो घर में रही हैं, उनको घर पे रोटी मिली है, उनके मियाँ ने कमा के घर पे ला के दिया, उन्होंने सिर्फ बच्चे पाले, किचन देखा है, घर की सफाई देखी है, दैट्स इट। तो उस लड़की उनके एक्सपीरियंस में फ़र्क है बिल्कुल, मगर कहा यह जाता है कि उनका एक्सपीरियंस वो जो कह रही है सुन लो, तो उनका एक्सपीरियंस, लड़की का एक्सपीरियंस भी तो फ़र्क है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पर? यही है कि देखिए यहाँ पे अब हमने देखना है कि कौन सी बात, अब जैसे अब ये अगर रिश्ते की बुनियाद इस पर थी कि बच्ची जॉब करेगी, उसको पढ़ने की इजाज़त है,
अब घर आगे वो सब एकदम बदल गया है, तो बच्ची तो मुकर जाते हैं लोग बाद में, मिस्ट्रेस हाँ। का शिकार हो जाएगी, उसको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा ना अपने हस्बैंड पे और ना उन पे। अब जाहिर बात है उसके दिल में फिर नेगेटिविटी आएगी उनके टुवर्ड्स। तो अब ये तो एक धोखा हुआ ना, एक तरह का धोखेबाजी हुई। तो इस तरह तो करना, या तो आप पहले ही इन पे ना माने इन चीज़ों पे कि एक बच्ची को आप ला रहे हैं, अब उसके ख्वाब भी हैं तो वो आप तोड़े नहीं ऐसे इस तरह से, बुरी तरह से तरीके से आप उससे बात, हो सकता है बच्चे होने के बाद खुद ही छोड़ दे, जॉब ना करे, वो खुद ही ये डिसीजन ले ले। और ये भी हो भी जाता है कि कई दफ़ा लड़कियां जो हैं वो कहती तो ज़रूर है कि हमने जॉब करनी है, लेकिन जब उनके बच्चे वगैरह होते हैं तो वो खुद ही इस चीज़ से पीछे होकर घरदारी की तरफ आ जाती हैं। तो आप किसी को तोड़ने की कोशिश, बच्चे पैदा होने के बाद औरतें जो सही वाला डिसीजन लेती हैं बच्चे पैदा होने के बाद होते हैं, मैंने देखा है। एग्जैक्टली हाँ, हो सकता है वो खुद ही ये सोचना शुरू हो जाए कि चाहे जॉब से ज़्यादा बेहतर ज़रूरी मेरे बच्चे हैं, फैमिली लाइफ है, और वो इस तरफ आ जाए। तो आई थिंक अगर आप ये मिसट्रस्ट करेंगे तो तब तो फिर वो लड़की भी नेगेटिव हो जाएगी, वो भी लड़ेगी, खामन से भी लड़ेगी, घर वालों के लिए भी सारी उम्र उसके दिल में नेगेटिविटी रहेगी। तो आई थिंक ये इस तरह तो करना गलत है कि आप अगर वादा करें और उसके बाद आप जो है वो मतलब उस बच्ची के साथ साथ धोखेबाजी करें, तो फिर तो लड़ाइयाँ होना जो है ना वो बनता है, वो तो होंगी फिर। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर कोई एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन हो सकती है जो उनके लिए भी कबूल हो जाए और उस बच्ची के लिए भी कबूल हो जाए, तो वो करने की कोशिश करें। हमेशा रिलेशंस में जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम एक वर्केबल कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जो आपके लिए भी काबिल कबूल हो जाए और हमारे लिए भी काबिल कबूल हो जाए। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें जितना हद तक वो कर सकती है। अच्छा, लड़का और लड़की जब मियाँ बीवी आपस में लड़ाई कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हो, तो जो देखने वाले लोग हैं उनको उस वक्त क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्या मियाँ बीवी की लड़ाई में कूद के उनसे बात करनी चाहिए, या फिर उनको उस वक्त लड़ने देना चाहिए, या साइड पे हो जाना चाहिए, या फिर उनसे बात करके उनको समझाना चाहिए? हाँ, अब इसमें कई दफ़ा ऐसे होता है कि ऑब्वियसली लड़की जो है वो ससुराल के घर में जब जाती है तो उसमें ये देखने में आया कि जो माएँ हैं वो अपने बेटे का साथ देना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म होना है या चलो 15 मिनट में, वो फिर मतलब सारा दिन और सारी उम्र ही ख़त्म नहीं होते। तो अगर आपने इंटरवीन करना है तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस। वो लड़की भी अब आपके घर का हिस्सा है, शी इज़ ऑल्सो योर डॉटर नाउ, डॉटर इन लॉ है, कानून ने और इस्लाम ने और सब ने उसको आपकी बेटी बना दिया है। तो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस। अगर आप किसी झगड़े में कूद रहे हैं तो इसका भी साथ दें, उसका भी साथ दें, उसको मिटाने की कोशिश करें, ना कि आप हवा दें। तो वो अगर आप करेंगे तो उसके दिल में हमेशा आपके लिए कड़वाहट सी पैदा हो जाएगी कि ये हमेशा मेरे अगेंस्ट बोलती हैं एंड ऑल दैट। तो अगर झगड़ा में आप इंटरवीन कर ही रहे हैं शुरू में, सो ट्राई टू बी मतलब कि बैलेंस के, उसका भी साथ हो, थोड़ा सा उसका भी साथ हो, ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाए, बजाय कि उसको मज़ीद एक आग, क्योंकि यही बच्ची कल जाके आपके ही मतलब आगे नस्ल को परवान चढ़ाना है उसने। और अगर वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी या नेगेटिव नहीं होगी तो वो आपकी एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाएगी। सो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। मेरा तो ख्याल है सास ही झगड़े ज़्यादा करवा रही होती है, वैसे बोलना नहीं चाहिए, मगर असल तो यही होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो सास थोड़ी सी जो गलतियाँ कर देती हैं, जहाँ पर बहुएं जो हैं बहुत हाइपर हो जाती हैं, ऐसी बातें दूसरे घर से आई होती हैं, उनको स्पेस चाहिए, तो इसमें भी सासों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। नाजिश साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, इनसे हम बात कर रहे हैं आज मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े के ऊपर। अच्छा, अब जब लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का होता है, मोस्टली जो वजूहात होती हैं उनमें वजह बनती हैं सास साहिबा जी। हमारी जो सास साहिबा होती हैं मोस्टली उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और अनजाने में हो जाती हैं जो उनको समझ नहीं आती। असल में जिस बेटे से जितनी वो मोहब्बत करती हैं, जितना वो इश्क करती हैं, हर माँ करती है अपने बच्चे से, तो जब कोई औरत उसकी ज़िंदगी में आ जाती है तो वही इश्क जो है ना वो जेलसी की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है समहाउ। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है। और जेलसी होती है कि अच्छा पहले ये मेरे हाथ का खाना खाता था, उसकी तारीफ़ करता था, और अब ये इसके हाथ का खाना खा के बड़ी तारीफ़ कर रहा है। और पहले ये मुझसे फरमाइश करता था कि आपने ये बनाना है, और आज ये फरमाइश कर रहा है कि तुमने जानू ये बनाना है। इस तरह की बात है। पहले वो अपनी अम्मी से पूछता था कि अम्मी आपने कहीं जाना है, आपको ले जाऊँ, और अब वो घर आता है तो अपनी बीवी को तैयार कराता है, परफ्यूम से भरता है और उसको ले जाता है ड्राइव पे, खाने पे, डिनर पे। तो मैं इधर ही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ। तो ये चीज़ें जेलसी का शक्ल जो है इख्तियार कर लेती हैं। अब इसमें होता ये कि जो सासें होती हैं वो प्लान ये करती हैं, सॉरी पूरा एक ड्रामा कहानी मुझे बतानी, नरेट करके बतानी पड़ी। उसमें होता ये कि जब लड़का घर आता है तो पहले ही ना उसके कान भर देती हैं वो कि आज बच्चे को तुम्हारे खाना मैंने खिलाया था, वो भूखा था, लेट हो गया, और उसको इतना एहसास नहीं है कि वो ये देखे कि बच्चा भूखा बिलख रहा था।
कान में डाल दी, बस इतनी सी बात करना काफ़ी है कि खाना मैंने खिलाया, ठीक है। दूसरी कोई ऐसी बात डाल देंगी कि सारा दिन अपनी माँ के साथ फ़ोन पे लगी रहती है, हांडी में नमक तेज़ था, मैंने जाके ठीक किया, मैंने उसमें शोरबा किया तो फिर सालन ठीक हुआ है, खाने के काबिल हुआ है जो अब खाओगे तुम लोग। ऐसे कैसे चलेगा? सारा सारा दिन फ़ोन पे ऑनलाइन रहती है, वीडियो कॉल पे रहती है अपनी माँ के साथ, मैं तो उससे बात ही नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर कोई जीती जागती चीज़ हूँ कि नहीं हूँ? ऐसे ऐसे मसले। अब इस सिचुएशन में क्या करे वो लड़की और लड़का? अच्छा फिज़ा, अब यहाँ पे थोड़ा नफ्सियाती लिहाज से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि असल में सास की नफ्सियात क्या होती है। एक तो कई दफ़ा ना लोगों में बहुत ज़्यादा इरेशनल बिलीव्स होते हैं कि हाँ मेरे बेटे को मेरी बात हर सूरत में माननी चाहिए, बहुत शुड्स एंड वो मतलब डिमांडिंग एटीट्यूड होता है। मेरी बहू जो है वो भी मेरी बात माने, जैसे कि मेरा ओबे करें एंड ऑल दैट। उसमें ज़रा सी जब ऊपर नहीं, और मेरे बेटे को बस मुझसे ही प्यार करना है और हमेशा मेरी हर हालत में जो है ना मुझे ही ऊपर रखना है। अब ये शुड्स जो है ना, डिमांड्स, अगर ये प्रेफरेंसेस में आप बदल दें कि बेहतर है कि मेरा बेटा मुझे भी टाइम दे लेकिन दूसरी भी है, मतलब थोड़ा सा इसको हल्का किया जाए अगर इन डिमांडिंग बिहेवियर्स को, तो नहीं हाँ तो थोड़ा आराम आ सकता है इस रिलेशन में। अच्छा अब लड़का इसमें उसको बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि अगर वो ये चीज़ें सेंस कर रहा है। असल में लड़के ही ज़्यादा पिटते हैं मेरे ख्याल में बेचारों को, जब जॉइंट फैमिली में जाते हैं और माँ और बीवी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मर्द पिसता है। तो अब उनको बैलेंस करना चाहिए कि वो बीवी की भी सुने, लिसनिंग ईयर ज़रूर दे, माँ की भी सुने, और सुन के जो है करे वही जो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन लिसनिंग ईयर ज़रूर दे दे। अच्छा ये भी देख ले कि मेरी माँ शायद निगलेक्ट ना हो रही हो, थोड़ा हमें सास के बारे में भी देखना चाहिए। हो सकता है ऐसे ना हो कि लड़की बहुत डिमांडिंग हो, ऐसे भी अदर वे राउंड भी चीज़ें हो जाती हैं ना, कि फिर वो देख ले कि मैं अपनी बीवी को भी पूरे राइट्स दूँ, माँ की भी बैठ के कुछ देर उनकी भी मतलब सुनूँ, उनकी बात सुनूँ, उनको कहीं उनके लिए कुछ चीज़ लेके आऊँ ताकि वो फील ना करें और दोनों के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप ना हो। लेकिन यूजुअली आप सही कह रही हैं कि वो माँओं को ये होता है कि मेरा बच्चा छिन गया है, हालांकि ये ट्रांजिशन बेटा है उसके लिए प्रिंसेस जो एक गुड़िया है वो खुद लेकर आई है बच्चे उस बेटे की एंटरटेनमेंट के लिए। बहू तो आपके बेटे की एंटरटेनमेंट होती है, आपके बेटे की एक नौकर भी होती है जो आपका ख्याल करती है, आपके बेटे का पका के खिलाती है, उसका सेहत। अच्छा कुछ लोग घर अलग लेके अगर रह जाए ना तो वहाँ पे भी जाके सास से एक ही बात करती है, बड़ा कमज़ोर हो गया मेरा बेटा। हाँ जी, कुछ खिलाती कोई नहीं हो है, मेरे पास था तो कितना अच्छा चंगी शक्ल, कुछ खिलाती नहीं हो बेटा, कुछ पकाती नहीं उसके लिए, कुछ मेहनत किया करो ना, अलग से जरा साइड पे कुछ पकाया करो, कुछ टिकिया बना के रख लो। यू आर राइट, कोई बुरी आदत भी देखा, पहले तो कंजूस नहीं था, अब कंजूस हो गया तुम्हारे साथ रह के, पहले तो हाँ, हर चीज तुम्हारे साथ। बिल्कुल तो ये बात देखिए, मैं बार बार लड़की को भी मैं ब्लेम दे सकती हूँ, मगर ज्यादा केसेस देखने को आते हैं सास के। देखें एक लड़की अपना बाप, घर, कमरा, माहौल, बहनें, भाई, रिश्तेदार, सब कुछ हवा पानी अपने इलाके का छोड़ के उस लड़के के घर पे आती है, उसको स्पेस तो देनी पड़ेगी। देखिए हम कोई परिंदा भी लेकर आते हैं ना, तो हमने परिंदे को भी उसके हिसाब से उधर उसको माहौल में एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ से कोई खिड़की की हवा तो नहीं लग रही उसको, रात सर्दी में तो नहीं मर रहा उसको, वो तो हर चीज़ देखते हैं ना, उसको पानी, उसकी प्याली, उसके जिसमें दाना देना, हर चीज़। तो वाई नॉट हम एक इंसान जीती जागती एक लड़की ब्याह के लेके आ रहे हैं तो हम एक लड़की का ख्याल क्यों नहीं करते, हम लड़की के एहसासात क्यों नहीं देखते कि उसको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या। देखिए 10 जगह तो वो डरी होती है, घबराई भी होती है। एग्जैक्टली हाँ। तो और एक जवानी, भरपूर जवानी में आती है एक लड़की जो बिल्कुल उसका एक सही वाला एक टाइम होता है जिसमें लोग उसको बहुत प्रेस कर रहे होते हैं, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, उसकी सहेलियाँ उसको प्यार कर रही होती है। वो आईने में देखती है तो अपना आप उसको बहुत खूबसूरत लगता है, वो समझती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मगर उसके बावजूद जब वो किसी के घर जाती है और प्रिंसेस बन के जाती है, दुल्हन वुल्हन तो धज बच के बढ़ा जाती है, जाने के बाद उसका जो किया बांचा किया जाता है ना, प्लीज़ उसके लिए मैं चाहूँगी कि ये झगड़ा जो यहाँ पे शुरू होता है ना, देखिए झगड़ा मियाँ बीवी के बीच में तब होता है जब कोई कराने वाला होता है, बिल्कुल ऐसे ज़्यादातर कराने वाले लोग झगड़ा उसको आग लगाते हैं। तो इस पर कुछ प्लीज़ कहिए। अब देखिए इस्लाम में भी जैसे ये बात है कि मियाँ बीवी में झगड़ा कराने वाला शैतान होता है, तो आप इस चीज़ के बारे में सोचें कि वो जो लड़की आई है वो तो बल्कि आपकी ही बेटी है, एक्चुअली आपकी बेटी। अगर आप उससे फ्रेंडशिप करेंगे तो ये चीज़ इतनी अच्छी स्ट्रेंथन होगी, आपका बेटा भी आपके साथ प्यार करेगा, वो भी चिढ़ेगा नहीं, और वो बच्ची और उसके बच्चे भी जब बाद में होंगे तो वो भी आपके साथ क्लोज होंगे। अच्छा यहाँ मैं थोड़ा सा एक मशवरा भी देना चाहूँगी। देखिए क्रिटिसिज्म या फिर किसी को कहना कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसका एक तरीका होता है कहने का। जैसे अगर ये भी कहना ना कि बेटा तुमने मेरे बच्चे को कमज़ोर कर दिया, तो पहले आप उसकी तारीफ़ करें ताकि वो थोड़ी खुश हो कि बेटा तुमने घर कितना अच्छा सेट किया है, और जो लेकिन अहमद को मैं देख रही हूँ थोड़ा सा वीक हो गया। अब आपने कन्वे भी कर दिया, उसको भी थोड़ा खुश कर दिया कि तुमने ये काम एक अच्छा किया, ये काम थोड़ा सा तुमने गड़बड़ कर दिया, मेरे मुताबिक नहीं किया, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। वो लड़की इतना चिढ़ेगी नहीं कि चलो यार किसी एस्पेक्ट पे मुझे सराह रहे हैं और किसी एस्पेक्ट पे मुझे चलो इन्होंने एक मशवरा दे दिया, तो वो उनका मशवरा गौर से सुनेगी भी और शायद हज़म भी करेगी कि हाँ मैं ये करूँगी। अगर आपने जाते ही तनकीद कर दी और सिर्फ तनकीद
पर तनकीद कर दी तो वो सारी मतलब रिबेलियस हो जाएगी, वो ना आपकी इज्जत करेगी और इवेंचुअली शायद ये रिलेशन ख़त्म हो जाए आपका और आपके बच्चे और का। अजीब सी बात है कि देखो फलानी की बहू आई थी तो वो गाड़ी लेकर आई थी, हमने तुमसे कुछ नहीं लिया। हाँ, ये तो गलत ठीक है, हमने तो किसी को बैठ के बताना, हमने बहू से जहेज नहीं लिया, बस अपने कमरे का सामान लेकर आई थी, अपना फर्नीचर और अपने कपड़े, हमने कुछ नहीं लिया, हमने कुछ नहीं। हाँ, तो आप अपने घर में उसको सामने बिठा के जलील कर, Exactly, आप लो ना लो, पहले मांग लेते भाई, पहले बोलते थे क्या क्या चाहिए ताकि उसका बाप कह देता कि भाई हमने तुम लीचड़ों के साथ शादी नहीं करानी। ये भी तो आप सही कह रही हैं कि ये चीज़ें देखिए इस्लाम में भी नहीं है इस तरह से, और आप एक बच्ची को ला रहे हैं, वो आपके घर की फ़र्द है। अगर आप किसी के सामने ये बात कर रहे हो तो इसका मतलब है अपने घर के फ़र्द को ही आप नीचे कर रहे हो ना, नीचा दिखवा रहे हो लोगों के सामने। आपने अपनी सलवार नंगी एग्जैक्टली, आप तो ये कह रहे हो कि हम ऐसी, एग्जैक्टली आप ऐसी बहू लाए हैं, आप सबको क्यों बता रहे हैं? तो आप पहले ही आप उनकी तारीफ़ें करें कि ये बच्ची देखें आई है, माशाल्लाह जब से आई है हमारे घर में बहुत रौनक आ गई है, ताकि उसका दिल बड़ा हो और वो बढ़ चढ़ के आपकी खिदमत भी करेगी और आपकी हर बात भी मानेगी। अच्छा, इसीलिए अब ये दौर बदल गया। अब लड़कियां जब शादी करती हैं ना तो पहले ये नहीं, पहले तो लड़कियां ये दुआ करती थी, नहीं अल्लाह मेरा जो भी शौहर होगा मैं जब उसके नसीब में लिखी जाऊँ, मैं उसके घर जाऊँ तो मैं उसको बना दूँगी, हाँ, मैं उसके नसीब को बना दूँगी, मैं उसको कामयाब कर दूँगी, ये दुआएं करती थी। अब लड़कियों की दुआएं भी बदल गई हैं। लड़कियां कहती हैं कि या अल्लाह मुझे ऐसा लड़का मिले जो अमीर हो, पैसे वाला हो, सेटल हो, इतनी गाड़ियाँ हो, उसके बंगले हों, ये हो वो, क्योंकि अब वो ये प्लान नहीं करती कि मैं किसी के घर जाऊंगी तो मैंने उसको कामयाब करना है, उसको पुश करना है, उसकी सपोर्ट बनना है। अब वो ये कहती है सब कुछ बना बनाया हमें मिले। सब कुछ तो अब बस लड़कियों की सोच बदल गई क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंसेस ऐसे देख लिए। ऐसे ही है बिल्कुल कि कम से कम कुछ ना हो तो पैसा तो हो ना, कि मतलब अगर घर में सब क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है तो एटलीस्ट पैसा तो हो के जिसपे मैं वो करूं, तो शायद ये साइकी है। नौकर चाकर हूं मैं, वो तो करूं एग्जैक्टली, जो बोलना है बोलती है, जिसने जो करना है। मियाँ बाहर भी जाता है, घूमता फिरता रहे, सेट दोस्तों में बैठा रहे, कोई मुझे पैसा मिले मैं एग्जैक्टली, बस इसी वाली हाँ ऐसे ही है। बस वो शायद वो फिर यही उनकी होती है कि अगर कुछ भी आगे हो जाए, जैसे अब मर्दों में बाहर औरतों पे मुंह मारने का रुझान भी होता है की तरफ जाने का, अब औरतों में भी ये होता है कि चलो कुछ तो हो ना जिसके बेसिस पे वो खुश रह सकें, तो चलो पैसे ही सही। तो ये साइकी बनना शुरू हो गई है, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, इस तरह तो नहीं है ना। थैंक यू सो मच नाजिश जी, बहुत मैं ज़रूर एक शेर इसके लिए मैं बना के लाई थी इस बात पे कि किसी रिश्ते में झगड़ा बारहा अच्छा नहीं होता, मुसलसल किसी रिश्ते में झगड़ा बारहा अच्छा नहीं होता, मुसलसल एक ज़मीं पर ज़लज़ला अच्छा नहीं होता। तो ज़लज़ले आते रहेंगे तो रिश्ते टूटते रहेंगे। इसी शेर के साथ हम अपने सेगमेंट को ख़त्म करेंगे और आखिर में सिर्फ यही बोलूँगी कि किसी के घर की बहू जब आप देखें तो ये सोच लें कि आपके भी जब घर में बहू आएगी, आप ब्याह के लेके आएंगे, किसी की बहू को देख के एक्सपीरियंस करें। जब आप अपने घर में किसी बहू को ब्याह के लेकर आएंगे, किसी बेटी को लेकर आएंगे, तो उसको इतनी स्पेस देंगे ताकि जो है ना वो कभी इनसिक्योर फील ना करे और कभी घबराहट फील ना करे, वो अपनी अपनायत इतना उस घर में माहौल में फ़ील करे कि वो आप सबको खुद दिल से एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्ट कराने के लिए आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी हमारे वहाँ बहुत से ऐसे दूर दराज ऐसे इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, जहाँ पे एजुकेशन जो है ना अभी प्रॉपर तक तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। मगर अब जो दौर स्टार्ट हो चुका है वो है टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी को क्या हम यूज़ करके एजुकेशन को दूर दराज इलाकों में पहुँचा सकते हैं। जैसे अक्सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आ चुके हैं, ऐसे AI टूल्स हैं जो सुनने में आते हैं। क्या उन टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए या फिर उन दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ आसानियां कोई दरकार है या फिर हमें बहुत मुश्किल जो है होता है? क्योंकि देखिए उसके लिए हमें इंटरनेट भी वहाँ पे पहुँचाना पड़ेगा, हमें कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे पहुँचानी पड़ेंगी। फिर इन चीज़ों के ज़रिए हम वहाँ से बैठकर और यहाँ से हम हर चीज़ जो है ना उन बच्चों तक पहुँचा सकेंगे। क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं ना, जो पाकिस्तान की, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, जो बड़े शहर हैं, यहाँ की एजुकेशन का जो मेयार है वो काफ़ी ऊपर है। फिर जो देहात में अगर आप देखें या जो बहुत छोटे कस्बों में या शहरों में आप अगर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना एजुकेशन का वो मेयार नहीं है जो यहाँ इन इलाकों में। तो क्या इन इलाकों का, इन बड़े शहरों का मेयार तालीम का हम वहाँ पे पहुँचा सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए? इसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे पास ज़ैनब कुरैशी जी मौजूद है, एजुकेशन एक्सपर्ट है, तो आज इनसे हम इससे डिटेल में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ज़ैनब, यू लुकिंग वेरी प्रिटी माशाल्लाह एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आप मेरे शो पे पहली मतलब आई हैं, सो आई नो थोड़ा सा आज आप मेरे साथ दोस्ती हो जाएगी तो फिर यू विल बी वेरी इजी टू टॉक अबाउट। बट हम क्योंकि आपके मीडियम से ही आपसे सवाल करेंगे, तो ये मुझे बताइएगा कि सबसे पहले कि ये जो एजुकेशन है इसको हम किस तरीके से उन इलाकों में पहुंचा सकते हैं, उन देहात में, उन गांव में, रूरल एरियाज़ में जहां पर वो अभी भी लैक करते हैं कि इस तरह से जो बड़े शहरों की जो तालीम है, टेक्निक है, वो उधर नहीं है। प्लीज़ एलेबरेट। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। जैसे आपने कहा मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन तालीम के शोबे से है। मैं पिछले 20 साल से तालीम में काम कर रही हूँ और हम लोगों का पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में इस वक्त दुनिया का फोकस है कि एजुकेशन की क्वालिटी, तालीम के मेयार को ऊपर कैसे करें। क्वालिटी इस वक्त पाकिस्तान में 50 मिलियन से ज़ायद बच्चा स्कूलों में बैठा है, ठीक है। अब आप ये बताइए, हमारा काम देखना है कि जी ये 50 मिलियन बच्चे जो हमारे पास हमारे स्कूलों में बैठे हैं ये सीख क्या रहे हैं और कल को जब ये निकलेंगे इनको किस किस्म की नौकरियां मिलेंगी और क्या इनमें वो सलाहियतें होंगी कि वो 21वीं सदी में ना सिर्फ सर्वाइव कर सकें लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ थ्राइव कर सकें कि वो आगे जाके दुनिया में कम्पीट कर सकें। आपने कहा कि देहातों के बच्चे जो हैं वो शहरों के बच्चों के साथ नहीं कम्पीट कर सकते, बिल्कुल सही कहा। अब सोचें ये सारी जितना दुनिया ज़्यादा ग्लोबल होती जाती है ये सब लोग उसी एक ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करेंगे बाकी इंटरनेशनल दुनिया के बच्चों के साथ। तो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने इस वक्त है वो ये है एजुकेशन का कि क्या हम अपने बच्चों को 21वीं सदी में ग्लोबल दुनिया के साथ कम्पीट करने के लिए तैयार कर पा रहे हैं, क्या हम वो स्किल्स दे पा रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली उसका जवाब है नहीं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर स्टूडेंट्स, आपके जितने जो ज़्यादातर बच्चों को हम वो मयार नहीं दे पा रहे। तो अब सवाल आता है कि ये कैसे करें। ठीक है, मैथ्स एजुकेशन, टीचर्स को कैसे ट्रेन करें ताकि वो आगे निकल सकें, ताकि वो समझ सकें कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। डू यू थिंक कि टीचर्स की भी अभी कुछ इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ ट्रेनिंग्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तरबियत होना कोई टीचर्स की भी इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसे इदारे जहाँ पे टीचर्स को भी पहले ट्रेन करें और फिर उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर जो है काम किया जाए। सॉरी बट एब्सोल्युटली जी, 100% आपकी क्लासरूम की इन्वायरमेंट, आपकी बच्चे की तालीम उतनी ही अच्छी हो सकती है जितनी उसकी टीचर हो। राइट, क्या बात की आपने, वाह। जितनी अच्छी टीचर होगी उतना अच्छा क्लासरूम होगा, उससे बेहतर तो नहीं हो सकती। नो डाउट, राइट। सो हमारा जैसे मैं एक इदारा चलाती हूँ बीज एजुकेशन के नाम से, और हमारा सारा काम यही है कि हम टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टूल्स, आपने AI टूल्स की बात की, स्पेशली AI टूल्स इस्तेमाल करके हम उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकते हैं हु नीडेड द मोस्ट, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Seriously. और इस वक्त हम देखने की कोशिश करें कि क्या हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग का मतलब बड़ी सी छलांग मार के एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्या हम टेक्नोलॉजी का ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं कम टाइम में बनिस्बत उसके जो बाकी दुनिया को लगा। क्योंकि अभी तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखें, बाहर अब्रॉड देखें, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे तो अपनी तालीम के हिसाब से अपने बच्चों को कम्पीट नहीं कर सकते। हमारे बच्चे अभी बहुत पीछे हैं तालीमी मेयार में। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्वालिटी चीज़ें कैसे, अच्छा अब डेवलप कंट्रीज़ जो हैं जितनी भी हैं उनके अंदर जो जो मयार है, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी है उनकी सारी जो उन्होंने अप्लाई की हुई है वो बहुत सी ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर भी अप्लाई करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। उन पर भी ज़रा बात कीजिएगा, वो कौन कौन सी हैं जो यहाँ पर अभी तक अभी है ही नहीं, इम्प्लीमेंट की नहीं गई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो जी ये देखिए कि हमारा जो इस वक्त एजुकेशन का सिस्टम है वो बना था 19th सेंचुरी में बना था, वो गोरे ने, ब्रिटेन ने बनाया था। हाँ। फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, तो हमारे जो स्कूल है ना वो इसीलिए फैक्ट्रियों की तरह लगते हैं। अच्छा। बच्चा 6 साल का बच्चा क्लास 1 में जाता है, 7 साल का बच्चा क्लास 2 में जाता है, चाहे उसने पढ़ा है नहीं पढ़ा, हम आगे करते रहते हैं। हाँ। और एक हमारा एक सेट करिकुलम है, पढ़ाओ आगे निकालो, पढ़ाओ, और जैसे असेंबली लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब मसला ये है कि उस वक्त के लिए तो बहुत अच्छी तरह काम कर गया, आज दुनिया बदल गई है।
हमारा सिस्टम अभी तक हम रट्टे लगवाते हैं बच्चों से, हम सिखाते हैं, हम कहते हैं याद करके लाओ, सबक याद करके लाओ, और लेकिन सबक याद करने की तो हमारे बच्चों को ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं होगी। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, AI आ गई है, हर चीज़ जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके फिंगर टिप्स में अवेलेबल मुझे है। याद है मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरी अम्मी जब कायदे-आज़म का मज़ार जो था उसके ऊपर या कायदे-आज़म के चैप्टर के ऊपर हमारी कोई स्टडीज़ होती थी बुक में, तो अम्मी कहती थी इसको चैप्टर को तुम्हें याद करना आओ तो मैं कायदे-आज़म का मज़ार लेके जाती हूँ। वहाँ जाके अम्मी उनका सारा कुछ बताती थी, लिखा भी होता है आपको पता है वहाँ पे गार्डन में बोर्ड्स में एक एक चीज़ लिखी भी होती है, कब डेथ हुई, कब क्या हुआ, कब करारदाद पाकिस्तान मंजूर, ये वो एक एक चीज़। इसी तरह जब लाहौर आए तो हमें पूरा अम्मी ने मीनार पाकिस्तान से लेके गई, तो मैंने देखा बच्चा जो है आंख से जो देखता है वो बहुत जल्दी सीखता है निस्बतन रट्टा, मगर हम जो यहाँ पर सख्ती करते हैं वो रट्टे की बहुत करते हैं। अब जब बच्चा अगर रट्टे में फ़ेल हो जाए तो फिर उसका मार्क्स, और वो बच्चा हो सकता है उसके स्किल्स, उसका जहानत, उसकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो आगे जाने की, मगर सिवाय वो जो रट्टे की वजह से वो फ़ेल हो रहा है या मार्क्स कम ला रहा है तो वो हम उसको नोट ज़रूर करते हैं कि भाई रट्टा ठीक नहीं था, इसने सही नहीं लिखा, उसका वो सही। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हम कैसे तब्दील करेंगे? क्योंकि हमारी जहनियत फंसी हुई है 200 साल पहले। अच्छा, हमारे जहन कम से कम 100 साल पीछे हैं और दुनिया आगे भाग रही है, ठीक है ना। तो ये जो आपने बात की है, बच्चा देख के सीखता है, बच्चा करके सीखता है, हाथों से, आंखों से। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, दुनिया ऐसी जगह पे पहुंच रही है जहाँ पर बच्चे करके प्रैक्टिकली चीज़ें करके सीखते हैं। हम लोग उन्हीं किताबों के ऊपर बैठे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है वो ये है सोचने की सलाहियत, हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। हम बच्चों को सिखाते हैं व्हाट टू थिंक, हम बच्चों को सवालों के जवाब सिखाते हैं, और हमें सिखाना चाहिए सवाल कैसे पूछते हैं, सोचते कैसे हैं, ताकि आप अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकें, राइट। अगर आपके सामने आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, फेक न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल रही है, हमें अपने बच्चों को ये सलाहियत देनी है कि वो देख के कह सकें, वो सवाल पूछ सकें कि ये क्या ये सच है या नहीं, सो दे कैन टेल रियल फ्रॉम फेक। जब वो AI इस्तेमाल करके AI उनको एक जवाब दे, उनके पास ये सलाहियत होनी चाहिए देख के कहने के लिए कि क्या मुझे ये डबल चेक वेरीफाई करने की ज़रूरत है, मैं कैसे करूँ, मैं सवाल क्या पूछूँ। हमें सवाल पूछना सिखाना है बच्चों को, लेकिन हम क्या करते हैं जब हमारे बच्चे सवाल पूछते हैं, हम क्या करते हैं, 2 डंडे मारते हैं सर पे, कहते हैं डू नॉट आस्क मी क्वेश्चंस। ये माइंडसेट शिफ्ट है। या मैडम, अच्छा हम अपने बच्चों को ये भी कहते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट टू डू, उसको आगे लगा के रखते हैं कि सोचो व्हाट टू डू, बट हम ये नहीं बताते नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू दैट, कि वो उन जगहों से जो नॉट टू डू है वहाँ से फेलियर ना बने। ना हम अपना एक्सपीरियंस उनके साथ कोई ऐसा शेयर करते हैं, बस हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्क्स जो है ना हमें दिखा दें, और बच्चा यहाँ डरा सहमा उसी तरह परेशान। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ये अब भी आपको पता है हमारे जो बच्चों के स्कूल्स हैं वहाँ पर आ तो गया है, ठीक है, मगर अभी भी हम लैक करते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है जहाँ से हमें कुछ स्किल्स बच्चों को सीखने को मिल सकती है, या बच्चा आगे अपनी कुछ अच्छी तरबियत कर सकता है तो कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम उस लेवल पर बच्चों को अभी ला नहीं रहे। वो किस एज से, किस क्लास से शुरू करना पड़ेगा, इसके बारे में ज़रा एलैबोरेट करें। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत देख के करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बच्चे स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्क्रीन्स इंपॉर्टेंट भी हैं और हमें पॉजिटिव स्क्रीन टाइम की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। तो और हमें एक कॉम्बिनेशन करनी है कि हम कुछ टेक्नोलॉजी के टूल्स इस्तेमाल करके टीचर्स एंड पेरेंट्स टेक्नोलॉजी के टूल्स का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों की तालीम को बेहतर, उनकी जहनों को खोल सकें, ठीक है। अब किस किस्म की तालीमी टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ऑब्वियसली अब हम ज़्यादा नाम नहीं लेंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें, हाउ टू रीड, हाउ टू डिकोड, वर्ड्स को इकट्ठा करके रीडिंग कैसे करते हैं वो सिखाती हैं। बहुत सारे वीडियो बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे मैथ प्रोग्राम्स हैं जो मैथ ऐसे तरीके से सिखाते हैं जिस तरह हमें कभी नहीं सिखाया गया था। साइंस और स्टेम के प्रोग्राम्स हैं कि इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे बनाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या हो रहा है। सो वो इन्फॉर्मेशन लेके फिर टीचर्स अगर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकें और वालिदैन घर पे सवाल पूछ सकें बच्चों से, सोचिए आप किस तरीके से एक बच्चे की पूरी जहन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस तरीके से, राइट। तो हमें इस लेवल पे आने की ज़रूरत है कि हम टूल्स इस्तेमाल करें, और ये करने के लिए
हमारी टीचर्स को ट्रेन होना पड़ेगा और हमारे वालिदैन में ये शऊर, एज पेरेंट हमें ये शऊर आना पड़ेगा कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे और इस पर भी आप प्लीज़ ज़रा बताइएगा मुझे ब्रेक के बाद कि हर बच्चे की क्या टेक्निक अलग अलग होती है उसको समझाने की, समझने की, और हर बच्चे की अपनी सलाहियत भी अलग टेक्निक के हिसाब से होती है। ये सारे बच्चे एक ही टेक्निक के साथ जो है ना वो पढ़ सकते हैं और टेक्निक्स को फॉलो करके कुछ सीख सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम बच्चों की तालीम और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हर बच्चे की मुझे बताइएगा कि टेक्निक अलग होती है उसको पढ़ाने की स्कूल्स में, या फिर हर बच्चे को एक ही टेक्निक के हिसाब से पढ़ाना चाहिए टीचर्स को? व्हाट इज़ गुड? देखिए, हम वापस आ गए उस फैक्ट्री वाले सवाल कॉन्वर्सेशन पे, है ना। बच्चे आइटम्स नहीं है, बच्चे इंसान हैं, हर इंसान फ़र्क होता है। आपको नीला पसंद है तो मुझे चीता प्रिंट पसंद है, अपनी अपनी चॉइस। एग्जैक्टली, आपको छलांगे मार के ज़्यादा समझ आता है तो मुझे बैठ के ज़्यादा मुझे समझ चावल आता है। पसंद है, आपको रोटी पसंद है। आपको आप देख के बेहतर समझ सीखती है, मैं सुन के बेहतर सीखती हूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं, सब में वैरायटी। यू आर राइट। ठीक है। इंटरनेशनल एजुकेशन स्फीयर्स में हम इसको कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। फ़र्क किस्म के फ़र्क लोगों में फ़र्क सलाहियतें होती हैं और कुछ चीज़ें कुछ लोग बेहतर करते हैं, कुछ बच्चे बेहतर करते हैं, कुछ चीज़ें कुछ बच्चे बेहतर करते हैं। यस। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है जी? एक फैक्ट्री असेंबली लाइन, एक तरीके से एक किताब सबने एक टीचर के साथ बैठ के एक वक्त अपने डेस्क पे पढ़नी है, यूं करके बैठ के। हाँ। इनफैक्ट बैठ के भी अगर बेचारा बच्चा अगर स्ट्रेच करने के लिए खड़ा हो, हम कहते हैं सिट डाउन। हाँ, वाकई। ठीक है, हमारा काम है बच्चे के दिमाग को खोलना। अब आप मुझे बताएं, अगर एक ही तरीका है उससे शायद कुछ बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन जिन बच्चों के लिए वो नहीं काम करता उनके दिमाग हम कैसे खोल रहे हैं? उनको तो हम ये कह रहे हैं कि ये तो जी स्लो लर्नर हम बुलाते हैं। अब जैसे मैं साइंस में वीक थी, मैं अपनी टीचर को हमेशा ना कोई सवाल पूछती थी जो मैं फंसी हुई होती थी कहीं, तो मैं सवाल करती थी तो वो मुझसे हमेशा कहती थी ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। अगर आउट ऑफ सब्जेक्ट अगर हम कोई सवाल कर लेते हैं अपनी टीचर से, या अभी तक यही माहौल मुझे लगता है कि टीचर आउट ऑफ द वे जो सवाल है, आउट ऑफ द सब्जेक्ट अगर कोई बच्चा सवाल कर रहा है कुछ सेंस कहीं सोच के, तो टीचर्स जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, इन दिस नॉट इन दिस क्लास। बिल्कुल। ओह, ग्रेट क्वेश्चन ऑल्सो। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताती हूँ उससे होता क्या है। उससे होता ये है कि जब अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में ना चीज़ें सब्जेक्ट से नहीं आती। हाँ। जब आप नौकरी शुरू करते हैं और आपको एक काम दिया जाता है और आप कहते हैं ये तो मैंने सीखा, ये तो जी मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं आता, आपको वहीं से निकाल दिया जाता है। इसीलिए जो लोग आगे नहीं बढ़ते, ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको सोचना नहीं आता। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने पूछा ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हम एज अ सिस्टम, हमें गलतियां करने से बहुत डर लगता है। हमें सिखाया जाता है ये तरीका है, ये एक स्ट्रेट लकीर के फ़कीर बनो, ये सीखो, आगे पीछे ना देखो, सवाल ना पूछो, और अगर और चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे गलती हो सकती है। फेलियर से हमें छोटी सी उम्र से डर लगता है कि हम गलती ना कर दें, टीचर डांटेगी, माँ मारेगी, हम सब पूरा मोहल्ला जहान सोचेगा कि आई एम अ फेलियर। अब ये इसी सिस्टम से आपके टीचर बन के निकले हैं। अब अगर मैं टीचर हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा आउट ऑफ सिलेबस, मुझे वो सवाल का जवाब नहीं आता, मैं तो डर गई। मेरे अंदर वो इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि मैं कह सकूं बच्चे दिस इज़ अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, ये कितना अच्छा सवाल है, आओ इकट्ठा देखते हैं, आओ उसको रिसर्च करते हैं, आओ उसको गूगल करते हैं, आओ उसको पता करते हैं इसका जवाब क्या है। मेरे अंदर वो सिक्योरिटी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मैं टीचर हूँ, मुझे ये आना चाहिए, मुझे अगर चीज़ कोई नहीं आती है मैं बच्चे से कहूँगी मुझसे नहीं पूछो। ये बड़ा गलत होता है। अच्छा, बचपन में हमें स्किल्स से ना डराया जाता था। बच्चों को मोस्टली ये कहा जाता था कि पढ़ लो वरना तुम्हें वर्कशॉप पे छोड़ दें और फिर तुम मैकेनिक बनोगे बड़े होकर, ठीक है, तुम लोग गाड़ियाँ ठीक करोगे, बाइकें ठीक करोगे, तुम लोगों को लग पता जाएगा। आज के दौर में आप देख लें, अगर किसी ने वर्कशॉप का काम सीखा हुआ है, ठीक है, आज वो अपनी वर्कशॉप खोल के लाखों कमा रहा है महीने का, क्योंकि वो स्किल थी। वही लड़कियां जिन्होंने सिलाई कढ़ाई कपड़ा सीखना बनाना सीख लिया, ठीक है, काटना सीख लिया, अच्छी स्टिचिंग उसको आती है, वो देखें आज बड़ी बड़ी डिज़ाइनर बन के बैठी हुई हैं, अपने काम चला रही हैं, सब कुछ। इसी तरह ये बताइए कि अगर किसी का इंटरेस्ट ये है कि कोई मैकेनिक बनना चाहता है, तो कोई मैकेनिक बनना गाली नहीं है, कोई मैकेनिक बनना कोई गंदी बात नहीं है, कोई बेगैरती थोड़ी है, ये तो एक फील्ड है। अगर कोई करना चाहता है मैकेनिक, और मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है, आप मुल्क से बाहर जाएँ तो वहाँ पर मैकेनिकों की आपको लग पता जाती है वर्थ क्या है, ठीक है, इतने पैसे अन्नी जगह कमा रहे हैं वो लोग। तो क्या बच्चा साथ अगर पढ़ भी रहा है और इस तरह का कोई अगर स्किल भी सीखना चाह रहा है, तो वाई नॉट, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट।
हम तो उसको एक टैबू और गाली समझ के बैठ जाते हैं कि वो मैकेनिक, वो गाड़ियों के नीचे लेट के काम सीखेगा, व्हाट इज दिस। ये भी हमारे अनफॉर्चुनेटली देसी सोसाइटी में हमारी देसी मेंटालिटी बहुत है ना कि एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत हो गया तो लॉयर बनना है, स्किल्स नहीं सीखने। और अनफॉर्चुनेटली ये जहनियत भी लाजमी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाके दुनिया में ये स्पेस श्रिंक करती चली जा रही है। और स्पेशली जो एआई, जो पोस्ट एआई हमारी जो दुनिया आएगी ना, उसमें ये जो बहुत सारी, जिसे हम नॉलेज वर्कर्स कहते थे, नॉलेज इकोनॉमी कहती थी, डेस्क जॉब्स जिस किस्म के होते हैं, वो इतने कम हो जाएंगे कि ज़्यादा चांस ऑफ सक्सेस उन्हीं लोगों के पास होगा जिनके पास कोई एक्चुअल स्किल है। तो अगर आपने मैकेनिक की दुकान, अगर आपने मैकेनिक का काम सीख के अपने शहर या अपनी लोकेलिटी का बेस्ट मैकेनिक बनना है, उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप गारंटी कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी में आपके पास हमेशा एक आमदनी का एक ज़रिया रहेगा। ठीक है, जो बंदा एक डेस्क पे बैठा हुआ है ना, उसकी वो गारंटी नहीं है, आपकी वो गारंटी है। बाप बड़ा अजीब फील करता है, बाप कहता है मेरा बेटा मैकेनिक, मैं मैकेनिक का बाप कहलाऊंगा, क्या हो गया? एग्जैक्टली और ये वो जहनियत है जो हमें बदलने की ज़रूरत है। बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप, जी द फ्यूचर इज़ ऑल स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। छोटी बिज़नेस करें, अपनी बिज़नेस करें, उसको बड़ा करें, क्योंकि आपके पास नौकरियां तो बचेंगी ही नहीं। तो ये हमारी ओल्डर जनरेशन को आहिस्ता आहिस्ता जेंटली ये हमें समझाना होगा कि ये जहनियत बदले। कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले दौर में बच्चों को थोड़ी सी सिखाने की ज़रूरत है और ये आनी चाहिए उनको? क्योंकि जहाँ हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्किल्स को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, तो हमें स्किल्स के बारे में भी थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं। तो क्योंकि अवेयरनेस का दौर है आजकल, जो बात करता है, और मुझे लगता है जितने टीवी मीडिया के सेलिब्रिटीज़ हैं उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ये बच्चे जो हैं, यही हमारा फ्यूचर है, इन्होंने हमारी आगे पूरी नैया लेके चलनी है। तो हम किस तरीके से इनको स्किल्स का जो है गाइडलाइन दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जी, स्किल्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को स्किल्स सिखाने में और स्किल्स बेहतर करने में और स्किल लोगों से कनेक्ट करने में, दुनिया अराउंड द वर्ल्ड स्किल लोगों से कनेक्ट करने में, राइट। और स्किल्स के जी कोई कमी तो नहीं है। एवरीथिंग फ्रॉम, जो आपने मैकेनिक की बात की, आपने गाड़ी फिक्स करने की बात की, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियंस का काम, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पूरी दुनिया में लोग कितने पैसे कमाते हैं इस टाइप की बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी आप देखें जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो वहाँ पे जाके कितने बड़े बड़े बिल्डर बने होते हैं। क्योंकि वो जो एआई बॉट्स अभी आ रहे हैं, बाकी हम डेस्क जॉब्स के लिए, वो बिल्डिंग तो नहीं करेंगे, वो प्लम्बिंग भी नहीं करेंगे। प्लम्बर भी आपको चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिशियंस भी आपको चाहिए होंगे, बिल्डर्स भी आपको चाहिए होंगे, नर्सेज आपको चाहिए होंगे, टीचर्स आपको चाहिए होंगे, बच्चों के दिमाग वाली अर्ली चाइल्डहुड वर्कर्स आपको चाहिए होंगे बच्चों को रेज करने के लिए। जैसे जैसे हमारे लोग बूढ़े होते हैं, एल्डरली केयर वर्कर्स आपको चाहिए होंगे। ये सारी स्किल्स हैं और अनफॉर्चुनेटली ना हम इनको इतना हम इतनी अहमियत देते हैं, और ना ही इस वजह से हमारे पास उस क्वालिटी के लोग आते हैं और इस क्वालिटी की स्किल आती है। और जब यही स्किल्स बेहतर होंगी तो इसलिए इसी से मुआशरा उठता है, राइट। माशरे में जो बेहतरी आती है वो स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल से आती है। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू इन्वेस्ट। अच्छा, मैं एक और बात बोलूँगी, हमारे माशरे में एक और चीज़ है। आज का जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैंने टीचर नहीं बनना। टीचर से सीखेगा, टीचर को देखेगा, इंस्पिरेशन भी है, मगर टीचर बनना नहीं चाहता। वो ये कहता है जो टीचर है इसकी तो सैलरी इतनी सी है, ये तो खुद एक पासो गाड़ी में या बाइक पे आती है अपने भाई या अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं इतनी मेहनत करके, पढ़ाई करके, मैं इतना लेक्चरर बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ, मैंने आना इसी बाइक पे ड्रॉप होना है स्कूल और मैंने इसी तरह बच्चों को पढ़ाना है, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं कोई बिज़नेस करूँ, मैं कोई आज का जो हम जेनजी वाले छोड़ दें, उसके बाद जो अल्फ़ा वाले बच्चे हैं उनके चेंज माइंड है। जैसे मेरी बच्ची 10 साल की, वो कहती है मैंने इन्वेस्टर बनना है, मैंने कोई डॉक्टर नहीं बनना, मुझे बहुत, मैं अकेली बच्ची हूँ आपकी और मैं डॉक्टरी में पढ़ गई तो मैं फिर आप लोगों को टाइम नहीं दे सकती, तो आई नीड द एंटरटेनमेंट टाइम विद यू, आई नीड द क्वालिटी टाइम, तो मैं इन्वेस्टर बनूँ। तो आज के बच्चे 10-10 साल के, 9-9 साल के, ये सोच के तो रख के बैठे हैं, मगर उनको सपोर्ट पेरेंट्स की नहीं है। ये मैं आपको साफ बता दूँ। क्या कहेंगे? अब ये टीचर नहीं बनना चाहते बच्चे, ये बात क्या कहेंगे? इसमें सही लगी आपको? कोई हकीकत है कुछ? ये मुझे बता, आप कुछ कह देंगी तो टीचर्स के खिलाफ ना चली जाए। टीचर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। ये हमारे माशरे, ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारे माशरे में ये नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये मसला है, सिवाय कुछ चंद ममालिक में जिन्होंने टीचिंग के शोबे को, तालीम को वो अहमियत दी है और टीचिंग के शोबे को वो रिस्पेक्ट और वो अहमियत दी है कि उनके बेस्ट लोग आके, उनके बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट आके टीचर्स बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हम
वो अहमियत ही नहीं दे पाए टीचिंग एज अ प्रोफेशन को, कि ये वो लोग हैं जो आपकी आने वाली नस्लों को ट्रेन कर रहे हैं, Yes, बस आपके अफसोस। फ्यूचर को ट्रेन कर रहे हैं। वाकई। आपके बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इन सोसाइटी शुड बिकम टीचर्स। देखिए आप। ना हम उनको वो वैल्यू देते हैं, ना हम उनको वो कॉम्पेंसेशन देते हैं। और आपकी बच्ची की बात बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं मिलेंगे पैसे एज ए टीचर, शी विल नेवर बी एबल टू मेक एज मच एज ए टीचर जितना वो कमा सकती है एज एन इन्वेस्टर और एज सम अदर एज अ बिजनेस पर्सन। एज टीचर यूर सेइंग एज ए शी विल नेवर बी एबल टू मेक एज मच एज ए टीचर, मतलब वो एज ए वो टीचर बन के कभी उतना नहीं कमा सकेगी जितना वो एज अ बिजनेस वूमन कमा सकेगी, राइट? तो बच्चों के लिए हमने जो इंसेंटिव, हमारे जो माशरे के इंसेंटिव्स हैं कि हम किस वजह से काम करना चाहते हैं, वही हमने मिसअलाइन कर दिए। हाय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कितनी सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा राइट लेफ़्ट कंफर्म हुई हैं, मगर ये कि यही अवेयरनेस है जो यहाँ पर अभी हमारी माहिरीन यहाँ पे बैठ के आपको समझा रही हैं। अपना ज़ैनब कुरैशी जी ने आपको ख़ास टाइम दिया इस चीज़ को एलैबोरेट करने में, तो मैं चाहूँगी कि इन चीज़ों से कुछ समझें, कुछ सीखें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ काम करें, और जो बच्चे भी देख रहे हैं इससे कुछ सबक हासिल करें, कुछ सीखें, ज़रूर स्किल्स ज़रूर हासिल करें और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, मगर सही तरीके से। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन। अभी मेरे पास एक मेहमान है जो बहुत नाजुकी से बारीकी से बड़ी खूबसूरती से कुछ काम करती हैं, जो कि बहुत स्पेशल है। आमना नाजिम मेरे पास मौजूद हैं, और जो कि बीड्स होते हैं, मोतियाँ, उनसे ये बहुत खूबसूरत बैग्स बनाती हैं। शी इज़ वेरी फेमस। इनका काम बहुत अच्छा है, मेरी तो आंखों के सामने है। ज़रा पहले यहाँ दिखाते काम, फिर हम आमना को दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत यहाँ पे कलेक्शंस जो है, यहाँ पे चीज़ें जो है वो लेकर आई हैं। ये सारी चीज़ें उनके हाथ की बनाई हैं और बहुत ही खूबसूरत है। एक एक चीज़ देख के तो आंखों को बड़ा इम्प्रेस कर रही हैं। मेरे पास मौजूद है आमना। कैसी है आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ये जितनी प्यारी आप हैं उतने प्यारे प्यारे आपने यहाँ पे कलेक्शंस तैयार किए हैं। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 27। तो आई एम गोइंग टू बी 27 दिस छोटी लगती हैं आप तो, मुझे को 16, 17, 18 साल की लगी हैं मुझे आप। यस। चलें, ये तो आपको बड़ा गॉड गिफ्टेड है। और एक लड़की ने बैठ के अपनी उम्र बताती, मुझे तो ये लगा कि 20 से अंडर है। तो मुझे काफ़ी होता है, मैं कहती हूँ ओके मैं 19, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे लोग आपको ये बोलते हैं कि बिल्कुल बेबी हैं आप। यस। वाह यार, दिस इज़ नाइस। तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। कहाँ से सीखा ये? थैंक यू सो मच। मैंने ये कहीं से सीखा नहीं है, इट्स सेल्फ लर्नड। ऑफ कोर्स काम स्टार्ट करके थोड़ी बहुत चीज़ें जो कंफ्यूजन होती है वो यूट्यूब से हेल्प ले लेती हूँ, बट आई वॉन्ट से कि समबडी टॉट मी ऑल दिस। अच्छा, आपने भी यूट्यूब से सीखा है? हाँ, थोड़ा बहुत बीच में एक बैग का थोड़ा सा देख लिया होगा, वरना जब मैंने स्टार्ट किया था तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थी, तो फिर खुद ही से फिगर आउट किया। तो फिर इसके जो सामान थे इसको बनाने के, इसकी चीज़ें, वो सब कहाँ से ख़रीदी? लाहौर से हूँ मैं, तो लाहौर में मार्केट्स हैं डिफरेंट। ये लिबर्टी मार्केट से, इचरा से, वहाँ से जाके? लिबर्टी से नहीं, होलसेल मार्केट से हमें, क्योंकि बिजनेस के लिए तो मैं शालमी से लेती हूँ चीज़। हाँ, माल भी आपको सस्ता पड़ता होगा, है ना? तो ये कब से शुरू किया हुआ है? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 3 to 4 years हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा। यस। तो आप मतलब ये इतना अच्छा काम कर रही हैं कि आपको 4 साल हो गए, तो आप आगे और बढ़ा रही हैं इसको, है ना? यस, अब आई एम वर्किंग इन डिफरेंट मीडियम्स एज वेल। अभी तो बीड्स का ही मैं लेके आई हूँ, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं, बट आई एम मूविंग ऑन टू द डिफरेंट मटेरियल्स और डिफरेंट टेक्निक्स एज वेल। ओके, चलो मैं पास बैठ के देखती हूँ चीज़ें, है ना? सबसे पहले देखते हैं ये वाला ऑरेंज वाला। आना, आ जाओ पास। नहीं आ सकोगी? माइक लगा। आई कैन कम। ओके, तो ये वाला बैग हम देखते हैं सबसे पहले। ये कितना खूबसूरत सा बैग है, देखें। इसको क्या कहेंगे? ऑरेंज बना हुआ है ये तो? यस, ऑरेंज ही है इसका नेम भी। अच्छा, इसका नाम भी है। और ये कहाँ से खुलेगा? इसका क्या? यस, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट माय बैग्स, कि उनको देख के पता नहीं चलता कि ये बैग्स है। हाँ, बैग्स है। वेरी नाइस। ये ऐसे खुला है तो ये बैग है, और इसके अंदर जंप रिंग्स हैं कि आपने चेन अटैच करनी हो, इस तरह की चेन्स, यस, है ना? ये अटैच करने के लिए उन्होंने आगे अटैच की है साइड पे जंप रिंग। वेरी नाइस। लेट्स अटैच। ब्यूटीफुल। ऐसे इसको अटैच भी कर सकते हैं, हाथ में क्लचेस की तरह भी ले सकते हैं, ना? यस, डिटैचेबल है तो मल्टीपल तो आपने यूजेस। जो ये जो है इसकी चेन वगैरह, इसके ऊपर बीड्स नहीं लगाए? इनको भी बीड्स के साथ लगा सकते हैं। बीडेड चेन्स भी बनाती हूँ मैं। बनाती? जो बीड से ही बनती है। पढ़ी है?
नो वो भी बड़ी खूबसूरत लगती होगी, है ना? हैंडल्स भी होते कि शॉर्ट अगर आप कैरी करना चाह रहे हो कि लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए, हाँ। तो हैंडल हो जाता है फिर अटैच साथ। कितने टाइम में बना लेते हो? अभी जैसे ये वाला बैग है, ठीक है, ये बैग कितनी देर में बन जाता है? ये कितने दिस टाइम बैग टेक्स मी ऑलमोस्ट अ वीक, ओके, क्योंकि ये नीडल वर्क है। इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है? कपड़े के ऊपर मैंने जैसे फ्रेम पे कढ़ाई करते हैं ना, सेम वही टेक्निक यूज़ करके, तो आई यूज द बीड्स। Okay. पहले मैं बीड्स को इस टेक्निक के साथ यूज़ कर रही थी, वीविंग। Okay. इसमें एक फिश वायर के साथ वीव करते हैं। ठीक है। फिर क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत प्यारा है ये भी। जो है ना, ये काम क्लीशे होने लग गया, काफ़ी लोग आ गए इसमें, तो फिर आई स्टार्टेड समथिंग एल्स। अच्छा, फिर तुम इसके ऊपर आई हो? यस। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगा क्योंकि इसके वज़न बहुत होते हैं, ये हैवी सी बहुत फील होती है, बट इनकी जो है ना सेफ्टी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ये थोड़ा सा लाइफ इनकी लंबी भी चलती है, बट ये भी प्यारे होते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। आजकल ये भी ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा ये देखें, इसको भी हम क्या कहेंगे? दिस इज़ एन ऑर्डर, अ कस्टमर सेट के मुझे रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए ना, तो फिर आई मेड इट इनटू दिस। तो प्यारा है। दिस वन मैचेस योर आउटफिट एज वाओ, इसका ये मैच कर रहा है, यस, यस, है ना? तो ये काफ़ी अच्छे। पहले मैंने इनको डिफरेंट कलर्स में बना के देखा। अच्छा, मैं खोलती बहुत हूँ अपने बैग्स। ये क्या है? यस, ये आई लाइक इट। ये क्या चीज़ है? दिस एक्चुअली इज अ शोल्डर कैप। जैकेट पहने बंदा तो ओ सारा ज़माना है ना, हसीनों सिर्फ का ये पहना हो दीवाना, तो कितना है। ज़माना बोले फिर क्यों। मुझे पहनने के लिए थे ये। ये तो मैं पहनी क्यों नहीं आई? मैं पहनाऊँ, दिखाओ। मैं किस आपको तरह? पहनाऊँ? पहनाओ मुझे, देखिए कैसे। ओके, पिन ना लग जाए। अगर लगा दी ना तुमने तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, इतनी प्यारी है तुम। ठीक है, जब तक तुम्हारे दूसरे बैग सिखा रही हूँ मैं, तो ये ओ रेड वाला भी बहुत प्यारा, ये सो क्यूट। ओ ये बहुत प्यारा है, बल्कि ये तो सबसे प्यारा है, सबसे खूबसूरत यही वाला है, रेड वाला। अच्छा, ये जो इनके है ना, पास ऑरेंज का ही वेरिएंट है रेड कलर में। अच्छा, ये देखें, ये दोनों सेम। इसमें मैंने ग्रीन एंड येलो डिफरेंट कलर्स, ब्लू भी बनाया हुआ है। ये भी इट लुक्स प्यारा है। रियली गुड। ये मेरा दिल है। ओके, इस दिल के साथ एक ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और ये देखें, ज़बरदस्त पीस जो आमना ने तैयार किया था, इस तरह से ये मेरे शोल्डर्स पे सेट कर दिया गया है। ये आप किसी प्लेन ब्लैक सूट के साथ या फिर किसी ऐसे स्लीवलेस जोड़े के साथ आप पहन सकते हैं, तो उसका ना एक तो स्लीव कवर हो जाएगा और उसके साथ ये शोल्डर के स्टाइल भी आ जाएंगे। ये मुझे देख के वैसे अमिताभ बच्चन भी याद आ रहा था, सारा ज़माना हसीनों का दीवाना या समथिंग लाइक दैट। और वो शहंशाह भी, सॉरी, अमिताभ बच्चन से शहंशाह मुझे याद आया। तो ये अब मुझे लगता है इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिली है। आई डोंट वॉच मूवीज एंड ऑल, हैं? तो मुझे थोड़ा सा ओह चलिए, मैं तो देखती ये हूँ। असल में थोड़ी सी ना, मुझे इस तरह से होता है कि अगर सिंपल ड्रेस है ना, तो उसको कैसे एक चीज़ के साथ एलिवेट कर लें, तो बड़ा वो मेरी खूबसूरत पीस है ये। मुझे आप चीज़ें भी कुछ बना के दिखा रही थी, वो क्या करेंगी, लोगों को ज़रा दिखाएं किस तरह यस, बनाती दिस इज बैग बेसिकली। सबसे जो सिंपलेस्ट मेरे बैग्स हैं वो ये हैं। ओके, और ये इस तरह से बैग है, तो आई विल अटैच द हैंडल हियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू मेक अ फुल बैग, क्योंकि इसके अंदर 2-3 आवर्स लग जाते हैं। so you'll show us how you attach this, Yes, right? It's I can nice, show it's so okay, pretty. Okay, carry on. Okay, so I attach these jump rings on the sides. ये जंप रिंग्स इसलिए हैं कि अगर आपने इसके ऊपर लॉन्गर स्ट्रैप भी अटैच करनी है, तो इसके साथ आप उसको भी अटैच कर सको। अच्छा, जैसे वो orange जहाँ के चेन साथ को भी साथ attach किया जिप ना। कर दिया। आई लव द बैग्स जिनके अंदर ज़्यादा सी क्वालिटीज़ हो, इस तरह भी कर सकें, डिफरेंट जो है ना उसको डिफरेंट तरह से यूज़ किया जा सके। आपके बैग्स की कॉस्ट क्या क्या है? जैसे वो जो ऑरेंज वाला मैंने पकड़ा था, इसकी क्या कॉस्ट यस, द होगी? ऑरेंज बैग इज फॉर 35,000। ओके, और उसका छोटा साइज जो ब्लैक, ग्रीन और पर्पल में है आपका, वो दैट वन इज फॉर 25,000। नाइस। यस, दैट्स द स्मॉलर साइज। हाँ। ऑरेंज में भी उसमें है मेरे पास स्मॉलर साइजेस। और इनकी लाइफ कितनी होती है अगर इनकी केयर की जाए तो? ये मोतियाँ खराब तो नहीं होती, ये काली तो खराब नहीं नहीं होती, होते रंग तो ये। नहीं जाता? नो, इनका कलर बिल्कुल, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिनका कलर जाता है,
अच्छा। तो वो कुछ ही कलर्स होते हैं, जो जैसे पिंक कलर होता है ना, तो वो बनता नहीं है, शीशे का रंग नहीं होता उस तरह, ठीक है। वो डाई होता है। तो ऑफ कोर्स डाई जो है तो वो डाई वाले जितने पेंट के जो बीड्स हैं उनका रंग निकल जाएगा। यस, पर्पल कलर का भी हो सकता है थोड़ा बहुत, अच्छा। जो लाइट पर्पल होता है ना। ओके। बाकी ये जो आपने यूज़ किए ये जो वाइट वाला है इन सब के नहीं जाते? हाँ जी, ये जो पर्ल्स वाला है, पर्ल वाले जो है, हाँ ये मैं बहुत अच्छे वाले, इसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं पर्ल्स में भी। अच्छा। अब क्या होता है, लोगों को क्वालिटीज़ का आइडिया नहीं होता, तो वो फिर ना के साथ स्कैम हो जाता है कि लो क्वालिटी। अब देखें यहाँ पे आपको 2 बैग्स पड़े होंगे ना, तो दूर से पता नहीं चलेगा कि ये अच्छी क्वालिटी है या नहीं, बट हाथ में जब आप पकड़ेंगे बैग को तो यू वुड बी एबल टू टेल के बीट ज़्यादा किसके अच्छे हैं ना। आपकी क्लाइंटेल किस में ज़्यादा है? लोग ज़्यादा कौन सी आपके डिज़ाइंस पसंद कर रहे हैं? मेरा मिक्स है, क्योंकि प्राइसेस इस तरह से हैं कि 5000 से लेके 75,000 तक मेरे बैग्स हैं। तो दीज आर फॉर 35,000 जो ऑरेंज वाला है। अच्छा। जो उससे ज़्यादा प्राइसेस वाले हैं वो मैं लेके नहीं आई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, तो ये है कि ऑफ कोर्स प्राइस पे ही डिपेंड करता है, तो हर तरह के लोग बाय करते तो हैं। आपके फिर कितने बैग बिक जाते हैं मंथ में? मंथ में इट डिपेंड्स, आई डोंट रन एड्स, मैं एड्स रन नहीं करती, मैं अपना कंटेंट के ऊपर ऑर्डर्स लेती हूँ। और तो वीडियोस बनाती हैं आप टिकटॉक जो पे, मैं वीडियोस इधर चीज़ें अच्छा Instagram ऐसे पे अपलोड करती हैं ज़्यादा है। सोशल मीडिया पे? टिकटॉक के ऊपर थोड़ा सा कम है, इंस्टाग्राम पे मेरा ज़्यादा है, और मैं इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर्स लेती हूँ। वहाँ मेरी पे आपके वेबसाइट नंबर्स वगैरह डिस्प्ले हैं जहाँ से आप ऑर्डर लेती हैं या Yes. फिर मैसेज? यस, वहाँ पे मैसेजेस आते हैं और वेबसाइट भी है। गूगल पे भी अगर आप आमिना आर्ट लिखें तो आ जाएगा। वाह, ये अटैच करके हमें दिखाते ताकि हम लोगों को दिखा हाँ, सकें ये किस इसमें तरीके डिफरेंट ये प्लायर्स हैं, टूल्स थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। ये इस बैग की सबसे अच्छी बात ये है बीडेड बैग्स की, हाँ। कि आप सिर्फ एक फिश वायर लें और बीड्स लें एंड यू वुड बी एबल टू मेक बैग्स। वाह। यू डोंट हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इट। अच्छा। या और इसकी सबसे मज़े की बात ये कि एज यू कैन सी दिस इज़ अ हार्ट शेप बैग। आपने मैट को ही इस तरह, आपके पास एक फ्रीडम है कि बैग के मैट को आप किसी भी तरह डिज़ाइन करके डिफरेंट, जैसे ये बैग्स भी हैं हमारे सामने, तो आप डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट डिज़ाइंस के बैग्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वरना होता है ना लेदर बैग में ऑलरेडी लेदर होता है, उसके साथ आगे कुछ करना है, ये आप मैट भी खुद बना रहे हो, तो दैट्स रियली नाइस। बीड्स आप जितने डिफरेंट तरह के बीड्स यूज़ करोगे वो बैग में वैल्यू ऐड करता है। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा स्टाफ सपोर्ट रखा है आपने? जी, स्टाफ अभी को साथ रखा है जो हेल्प करता है? सारे खुद बनाती हैं? यस, फर्स्टली मैंने खुद से स्टार्ट किया था, अकेले बनाती थी, फिर जब ऑर्डर्स में से मैनेज नहीं होते थे तो आई आस्क्ड माय मामा कि मेरी थोड़ी सी, फिर ऑफ कोर्स मामा को तो इतना नहीं मैं कर मगर सकती, साथ साथ सिखा के आपने हेल्प ली है? यस। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां रखना स्टार्ट की, उनको खुद टीच किया। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखती कि मुझे कारीगर चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे कि एक पैशनेट बंदा चाहिए, मैं उससे सिखा खुद लूँगी, बिकॉज़ मैं किसी के सिखाए हुए पे भी मैं उस तरह से नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं जैसा काम कर रही हूँ ना सेम वैसा रेप्लिकेट हो रहा है। तो फिर अब जैसे ऑरेंज बैग है, ये भी मैं अगर सिखाती हूँ ना अपनी वर्कर्स को, तो मैं कहती हूँ कि भाई अगर एक मोती इधर का उधर लग गया, मैं उनसे कहती हूँ कट, वो मेरे कहने से पहले अब कट कर देते हैं, उनको पता होता है कि मैम ने इसको अप्रूव नहीं करना। That's nice. So It was nice meeting you. Thank Wish you you so best of much. luck for your business, for your work. माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है आपका, और देखिए इसी तरह घर बैठ के भी लड़कियां बहुत सारा काम कर सकती हैं। ये एक एग्जाम्पल भी थी आमना आपके सामने। आपसे कल मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।